वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लगातार आपके व्हाट्सएप पर और लगातार फोन कॉल्स आ रही थी कि सर जी जो है बॉयज़ वाला पेपर सॉल्व करवाओ। हालांकि गर्ल्स वाला पेपर भी अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं करवाया था, बस केवल 30 प्रश्न शुरुआत के 31 प्रश्न सॉल्व करवाए थे। बाकी प्रश्न अभी आपके बचे हुए जल्दी मैं सॉल्व करवा दूंगा। और ये पेपर जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का है, जो कि केवल बालकों के लिए था, यानी कि ओनली फॉर बॉयज़। अब जरूरी नहीं कि ये आप में केवल बॉयज़ में ही आएगा आपकी यूनिवर्सिटी में या गर्ल्स में, ये सभी के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और गर्ल्स वाला भी सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। हालांकि मेरे इस समय एग्जाम्स जो है शुरू होने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा जो है जो पुरानी वीडियोस हमारी है, लगभग हर एक सब्जेक्ट के लगभग 3-3 4-4 मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं। और जितने भी विश्वविद्यालय के हमारे छात्र छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी से संबंधित जो सिलेबस है उसको ध्यान में रख करके, उसके पैटर्न को ध्यान में रख करके मैंने हर एक सब्जेक्ट का दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और जो आपके जैसे कि जो भी आपके पास जैसे जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री का पेपर हुआ था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का, जिसके भी पास हो आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। 91 61 93 60 62 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर शेयर कर दीजिएगा। चूंकि और जिसका भी पेपर हो, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का हो, सीसीएस का हो, जो भी अब आपके पेपर होंगे सब पेपर आप इसी नंबर पर मेरा व्हाट्सएप नंबर इस पर शेयर करेंगे। कॉलिंग मत करिएगा, इस पर कॉल वगैरह मत करिएगा। रात में आप 11 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी दिन में आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन रात में खास करके 6 बजे से लेकर के और जो है 10 बजे के बीच में कॉलिंग एकदम से नहीं करनी है आपको, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। जो है जो आपका जो पेपर होगा उसको मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। को करिकुलर सब्जेक्ट है फर्स्ट एड एंड हेल्थ का, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और सभी छात्र छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। बीए में है आप तो भी, बीएससी में है तो भी, बीकॉम में है तो भी, सेकंड सेमेस्टर में आप हैं। 2022 का ये पेपर है। आने वाली परीक्षा 2023, 24, 25 इन सभी के जो छात्र छात्र हमारे आएंगे, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और ये एक प्रकार से आंसर की बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है। जानकारी के साथ ही साथ आपको ये पता लगेगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है, ठीक है। तो एक प्रकार से तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के छात्र छात्राओं के लिए तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो अपना आकलन कर पाएंगे कि आप पास हैं कि नहीं पास हैं। और बाकी जो यूनिवर्सिटी से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल हो गया, सीसीएस हो गया यानी कि चौधरी चरण सिंह हो गया, या लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, या फिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, सिद्धार्थ वगैरह का तो हो चुका है, कानपुर का हो चुका है, इन सभी का पेपर हो चुका है। जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और मॉडल पेपर के तौर पर ये कार्य करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे गए थे, उसको आप देख सकते हो यहाँ पर। देखिए, आपको निर्देश जो दिया गया था उसको भी पढ़ने का प्रयास करेंगे हम और बताने का प्रयास। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने खुद इसको अपने फ़ोन में फ़ोटो खींचा है। और देखिए कितना एक प्रकार से बढ़िया फ़ोटो है, एकदम से चटक फ़ोटो, आपको क्लियर दिख रहा होगा। बाकी जब भी मैंने जो जिस भी छात्र छात्रा ने हमारे पास फ़ोटो सेंड किया है, तो कुछ का तो बढ़िया आता है, लेकिन कुछ लोग एकदम से ब्लर करके फ़ोटो खींच के भेजते हैं, तो अच्छा नहीं आता बिल्कुल भी। देखिए, टाइम आपको 2 घंटे का, मतलब कि 2 आवर्स का दिया जाता है। 2 घंटे का 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। इंपॉर्टेंट नोट कह रहा है कि प्लीज रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ ओएमआर सीट। ओएमआर सीट के जो पीछे छपे कुछ निर्देश है उनको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसी के अनुसार आपको जो है देना है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी अगर एक गोला मैंने भरा, तनी भर उसमें टिक लग गया थोड़ा सा, और दूसरे में हमने पूरा भर दिया, तो क्या वो उत्तर सही माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो एक में ही आपको गोला काला करना है, गोला पूरा काला करना है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपको जो है पेन से काला, यानी जो बाल पॉइंट पेन होती है उनसे, चाहे नीले से चाहे काले से, ठीक है। अब चलिए मैं प्रश्नों को प्रारंभ करता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ बड़े ध्यान से और बड़ी तीव्र गति से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट एड वर्ड इज यूज्ड इन ईयर, यानी कि फर्स्ट एड शब्द पहली बार कब प्रकाश में आया था? तो कब प्रकाश में आया था भाई? 1870 ईस्वी में प्रकाश में आया था। 1870 में पर्सिया के एक सर्जन थे, मतलब कि डॉक्टर थे, उनका नाम था फेडरिक वान जो है स्मार्च। तो उनके ही कहीं ना कहीं पे नेतृत्व में पहली बार इस शब्द का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न इसी से रिलेटेड ही आ चुका है। प्रश्न है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फर्स्ट एड? तो हिंदी और अंग्रेजी यानी दोनों की छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे हिंदी मीडियम के हैं आप चाहे अंग्रेजी मीडियम के। तो आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? फेडरिक एस्मार्च को ही। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं, करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया था।
देखिए, मैं आपको बता दूँ इन प्रश्नों के उत्तर को आप ज़रूर नहीं कि 1, 2, 3 आपको सेट से मिल जाएँगे। ये पी बुकलेट सीरीज़ का है, तो आप में भी सारे के सारे प्रश्न वही होते हैं। लेकिन हो सकता है आप में जो तीसरा प्रश्न यहाँ पर दिखाई पड़ा वो आप में 11वां प्रश्न हो, या किसी में 13वां प्रश्न वही हो, किसी में 99 नंबर प्रश्न पर वो दिया हो, किसी में 55 नंबर पर दिया हो। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बुकलेट जो होती है PQRST इस प्रकार से, तो उसमें अलग-अलग प्रश्न नहीं होते, प्रश्न एक ही होते हैं लेकिन सीरियल मतलब प्रश्नों का जो क्रम होता है वो बदल दिया जाता है कि जो पहला है उसमें 10वां कर दिया, या जो 10वां है उसमें 35वां कर दिया, इस प्रकार से करते हैं। तो मतलब सभी का क्वेश्चन इतने ही 100 क्वेश्चन थे, और 100 के 100 क्वेश्चन जो थे बस इसी में से आप मतलब कि सारे के सभी के यही है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर जी हमारे में तो ऐसा नहीं है, ये वो नहीं है, सभी में वही चीज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, ठीक। बस ये है कि नंबरिंग में थोड़ा सा क्रम कहीं ना कहीं पे चेंज किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू रेड क्रॉस सोसाइटी टाइप्स ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स, रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर देने का प्रयास कर रहा हूँ। यूट्यूब पर आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। यूट्यूब पर, पूरे यूट्यूब पर आप छान मारेंगे तो इसका अभी किसी ने नहीं अपलोड किया है, ना ही आप कहीं पर पाएंगे। सबसे पहले हमेशा से शुक्ला स्टडी पॉइंट के आप देखते हैं, चाहे वो जो है हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो फूड न्यूट्रिशन का रहा हो, और चाहे ये सेकंड सेमेस्टर में आपका रहा हो, या थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात की जाए, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा अग्रसर रहता है और हमेशा आपके लिए सबसे पहले और एकदम से सटीक जानकारी देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार प्राथमिक उपचार पेटी कितने प्रकार की होती है भाई, तो कितने प्रकार की होती है फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो जिन छात्र छात्राओं ने हमारे बी ऑप्शन लगाया है वो करेक्ट आंसर होंगे। बी जिन्होंने लगाया, तो रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार 4 प्रकार के जो है पेटी मतलब कि फर्स्ट एड बॉक्स होता है। वैसे तो कुछ में 5 बताया था, लेकिन 4 ही रेड क्रॉस सोसाइटी के अनुसार आप 4 लगाएंगे जिनका करेक्ट होगा। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फायरमैन किस तकनीक से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। बाई व्हाट टेक्निक डू फायरमैन टेक अ पर्सन टू अ सेफ प्लेस, बताइए। कंधों पर उठा करके, बिल्कुल भाई। अब छत के नीचे फेंक करके नहीं, जोर से घसीट करके नहीं, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं, सुरक्षित कंधों पर उठा करके ले जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, जब नीचे फायरमैन जो लोग होते हैं वो लोग नीचे अगर किसी चीज़ कैसे कि कोई जो है ऊपर आग लगी है 3 मंजिले पे, तो कंधे पे उठा करके कहाँ तक लेकर के आएंगे वो, इसमें भी एक समस्या उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर छत से नीचे भी फेंक सकते हैं, क्योंकि और नीचे वो व्यवस्था की हुई होती है कि आप जो आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। और जोर से घसीट कर भी ला सकते हैं, चूंकि अगर व्यवस्था बनी तो यहाँ पर या तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, या तो इनमें से डी यानी कि डी ऑप्शन, इन दोनों में से कोई ए करेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन में दोनों अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कंधों पर उठा करके, और डी ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आप ए को दीजिएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर, लेकिन डी भी हो सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, जो यूनिवर्सिटी मान करेगी उसी पर हम लोगों को भी मानना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। टाइप्स ऑफ बैंडेज आर, यानी पट्टियां कितने प्रकार की होती हैं। तो पट्टियां कितने प्रकार की होती है भाई, फटाफट से बताइएगा। पट्टियां जो होती हैं मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार की होती हैं, एक तो त्रिकोणीय पट्टी और एक गोलीय पट्टी। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बताएं तो पट्टियां 3 प्रकार की हो सकती हैं, एक त्रिकोणीय पट्टी, एक गोलीय पट्टी, और एक जो सर में बांधी जाती है पट्टी, जिसको हम टाइल्ड पट्टी कहते हैं, टेल्ड पट्टी, ठीक है, या ट्यूबुलर पट्टी। तो ये 3 प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें भी देखिए कंफ्यूजन, मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार की होती है, एक त्रिकोणीय और एक गोलीय पट्टी, लेकिन 3 लगा दीजिएगा तो 2 या 3 इनमें से, ठीक है। यही दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी आप 3 लगाएंगे ज़्यादा बेटर माना जाएगा। 2 भी हो सकते हैं, चूंकि मुख्य रूप से 2 ही पट्टियां होती हैं, और आधुनिकता आ गई तो उसमें तमाम प्रकार की पट्टियों का प्रचलन होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है। Which of the following does not come under bandage type। देखिएगा जो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन पट्टियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो त्रिकोणीय पट्टी भैया आती है, ठीक है। लोरल पट्टी भी आती है और ट्यूबुलर पट्टी भी आती है, ठीक। ये जो गोल पट्टी होती है, गोल पट्टी को, राउंड बैंडेज को ही लोरल पट्टी कहा जाता है। तो जो रोलर पट्टी होती है वो गोल पट्टी का, मतलब कि गोल पट्टी उसका एक भाग ही है। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ये पट्टियों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये उप प्रकार के अंतर्गत आ सकता है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि रोलर पट्टियों का उपयोग किया जाता है। यूज ऑफ रोलर बैंडेज ऑन, बताएं। जो है लेग फिंगर्स, हैंड फिंगर्स, या ऑन की नी यानी घुटने पर, बताएं, या फिर ए और बी दोनों पर, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे।
तो जो रोलर पट्टियाँ होती हैं उनका उपयोग खास करके घुटनों पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, खास करके घुटनों पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ रोलर बैंडेज आर टू, यानी कि रोलर पट्टियों के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, 9वां नंबर प्रश्न था कि विच बैंडेज शेप इज लाइक द नंबर 8, यानी कि अंग्रेजी के 8 आकार या 8 प्रकार की पट्टियां किसके अंतर्गत आती हैं? तो भाई ये पट्टियां जो होती खास करके ये रोलर पट्टियों का एक भाग है, यानी जो गोल पट्टियां होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, जिन छात्र छात्राओं ने मेरे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर को देखा होगा उनमें से लगभग सारे के सारे प्रश्न नहीं बोल सकते, लेकिन लगभग 70 से 80% प्रश्न जो है आए हुए होंगे। जो 14-15 वीडियो पड़ी हुई हैं उनमें से देखिएगा तो मिल जाएंगे। अच्छा, जो बालिकाओं का पेपर था उसमें जो है जो यौन शिक्षा होती वहां से रिलेटेड, यानी कि जो कहीं ना कहीं पे जो है जो सिस्टम होता है आपका, जो प्रजनन तंत्र होता है वहां से बहुत प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक चीजों के बारे में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया था। यहाँ पर खास करके पट्टी वट्टी के बारे में ज्यादा प्रश्न आया है, और एक प्रश्न आया है खास करके अभी आगे चल करके आप देखिएगा तो कुछ अंतर इस दोनों में दिखाई पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं पे झुकाव पेपर बनाने की शैली का मेरे हिसाब से अगर मैं इस पेपर को बनाता तो बिल्कुल भी ऐसा ना बनाता जिस प्रकार से पेपर को बनाया गया है। खास करके इसमें कुछ टॉपिक से प्रश्न ही नहीं दिए गए हैं और कुछ टॉपिक से एकदम टटिया पेल प्रश्न में दे दिए गए हैं। ऐसे ही गर्ल्स वाले में भी हुआ है, मतलब जौन पाई गए एग्जामिनर लोग कि हाँ बस यह ठीक है, 10-12 प्रश्न एक टॉपिक से रेल दीन, बाकी और टॉपिक या जब सिलेबस में आप रखे हो तो काहे के लिए उससे प्रश्न नहीं पूछ रहे हो? हर टॉपिक से लगभग आपको अगर 20 टॉपिक से तो 20 टॉपिक से आपको 5-5 प्रश्न पूछना चाहिए। अगर 40 टॉपिक है तो आपको 3-3 या 2-2 प्रश्न पूछने चाहिए टॉपिक से। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन, चूंकि टॉपिक इस आपने रखा है तो बच्चे ने पढ़ा है, तो जरूरी नहीं कि किसी से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ लिया और किसी से बहुत कम। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एग्जामिनर को खास करके समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हर एक टॉपिक से सिलेबस में दिया है तो पूछना एकदम से जरूरी बात है, और ये मेरा अधिकार है, ये आप लोगों का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है कि उस पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करेंगे और इस प्रकार से यूनिवर्सिटीज को सुझाव भी देंगे। ओके, जरूरी नहीं कि जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं वहां पर पढ़ा रहे हैं वही आपसे ज्ञानी है। जरूरी नहीं कि जो प्रोफेसर होते हैं वो स्टूडेंट से ज्यादा ज्ञानी होते हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। प्रोफेसर ज्ञानी होते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट भी ज्ञानी होते हैं। इस पर भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे ऐसा नहीं होता कि ज्ञानी बहुत छोटा सा व्यक्ति भी हो सकता है और बहुत बड़ा व्यक्ति भी। इस पर ज्यादा लेक्चर मैं नहीं दूंगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। चले हालांकि आगे बढ़ते हैं। तो इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी जो है ट्रेंगुलर बैंडेज इज यूज, त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग शरीर के किस भाग में किया जाता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शरीर के किस भाग में त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है भाई? तो खास करके कंधों पर और उंगलियों पर बांधने के लिए त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिएगा दोनों में सी, ठीक है, सी ऑप्शन, दोनों ए एंड बी दोनों बोथ। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से आपको मिल जा रहा है कि आप क्वेश्चन पेपर आप दे करके आओ और आसानी से आपको उसके आंसर की मिल जा रही, तो बहुत बड़ी बात है। एक प्रकार से बहुत कठिन मेहनत करने के बाद में आंसर की ढूंढ, मतलब आंसर की कहीं पर लिखी नहीं होती कि जाकर के वेबसाइट से निकाल लिया। अब ये सभी यूनिवर्सिटी वाले तो वेबसाइट पर देते भी नहीं आंसर की ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आंसर की दे देती हैं, इनको भी देना चाहिए आंसर की, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन ये लोग देते नहीं है खास कर। चलिए, और व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी जो है थ्रू ऑफ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? मीथेन निकलता है? बिल्कुल नहीं निकलता है। पोटेशियम नहीं। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं निकलता, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं। क्या निकलता है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखिए सभी का करेक्ट आंसर ये हुआ होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि जो है व्हाट डज द रिस्पिरेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट टू द कॉल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी श्वसन तंत्र मानव शरीर की कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? तो श्वसन तंत्र जो होता है मानव शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी है। तो ये दो प्रश्न तो आपके बिल्कुल सही होंगे सभी छात्रों के हमारे। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न दिया गया है मेरे भाई, प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न है कि श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है, यानी कि इन व्हाट अदर वेज डज द रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प जो है
बिसाइड्स ब्रीथिंग? बताएं। बोलने में, रक्त बनाने में, प्रोटीन के पाचन में, या फिर हार्मोन के निर्माण में? फटाफट से बताइएगा। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? तो बोलने में मदद करता है, खास करके स्पीकिंग में मदद करता है, स्मेलिंग में मदद करता है, ओके। सूंघने में भी श्वसन तंत्र का एक प्रकार से भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बोलने में मतलब स्पीकिंग, स्मेलिंग में, इन सभी में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके टॉकिंग में, अगला प्रश्न आप देखिएगा। विच ऑर्गन इज नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं? देखिए अब श्वास प्रणाली से लगभग कई सारे प्रश्न हैं, तो कौन सा अंग जो है श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं भाई? नेफ्रॉन जो है यही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15वां नंबर प्रश्न है। 15वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी लोब्स आर इन राइट लंग्स? यानी दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो भाई दाहिने फेफड़े में खास करके बात की जाए तो 3 लोब होते हैं, और बाएं फेफड़े में 2 लोब होते हैं। जो दाएं फेफड़े में यानी दाहिने फेफड़े में जो 3 लोब होते हैं, एक तो होता है अपर जो है रो मतलब कि रोलर जो होता है एक प्रकार से जो है अपर, एक होता है, एक मिडिल होता है, और एक लोअर होता है, ठीक है। और एक जो है जैसे राइट अपर लोब, ठीक है, राइट मिडिल लोब, राइट लोअर लोब, ठीक है। और लेफ्ट जब हम बात करते हैं लेफ्ट फेफड़े में यानी कि बाएं फेफड़े में, तो उसमें 2 लोब होते हैं। एक अपर लेब जो है लेफ्ट अपर ले जो है लेब लोब, और एक होता है लेफ्ट जो है लोअर लोब, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16वां नंबर प्रश्न सभी लोग देखिएगा। व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन द कंडीशन कॉल्ड? जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उस अवस्था को क्या कहते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। जिन छात्रों ने लगाया श्वास अवरोध यानी कि एस्फाइक्सिया, उसका करेक्ट आंसर होगा श्वास अवरोध। ऑप्शन नंबर इसका बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर जिन्होंने बी लगाया करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। हाउ शुड अ ड्रॉविंग person be placed on the surface after being taken out of the water? यानी कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? तो पीठ के बल रखना चाहिए। आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, खास करके जब हीरोइन को हीरो बचाता है तो क्या करता है? पीठ के बल लिटाता है, और उसके बाद में क्या करता है? उसके मुंह में जो है पानी निकालता है, मुंह में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे सांस भरता है खास करके। तो देखते नहीं, तो उसमें आपको या फिर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगा करेक्ट आंसर होगा। 18वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। चोकिंग इज अ कंडीशन ऑन व्हिच अ फॉरेन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्रॉप्ड इन दिस पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि चोकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है, तो श्वास नली में फंस जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जिन्होंने बी लगाया करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। व्हाट आर द जो है सिम्टम्स ऑफ अस्थमा? यानी दमा के क्या लक्षण हो सकते हैं? तो छाती में जकड़न भी होती है, ठीक है, और खांसी भी आती है, कफिंग। इसके अलावा अचानक हाँफना भी होता है। ऑल ऑफ द अबव यानी कि सभी। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने डी लगाया उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। 20वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है बाबू, प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हाइपोथर्मिया क्या है? व्हाट इज हाइपोथर्मिया? हाइपोपोक्सिया। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया शरीर में ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो हाइपोक्सिया नामक रोग हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज कॉल्ड हाइपोक्सिया। ओके, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिलिया विच हेल्प कीपिंग आवर पैसेज क्लियर इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? बताएं। सिलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करती है, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा सर्वप्रथम आपको एक प्रकार से जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया था उसको सॉल्व करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि आपके लिए लगभग 99.99% करेक्ट होगा। ओके, तो सिलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ करने में मदद करते हैं, श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? तो फेफड़े में। ऑप्शन नंबर सी दिया है लंग्स। करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। 22 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मानव हृदय का वजन होता है ह्यूमन हार्ट बीट इज। तो मानव जो है हृदय का वजन कितना होता है?
तो भाई कितना होता है, तो मानव हृदय का जो वजन होता है खास करके 250 से 300 जो है जीएम के आसपास होता है, ग्राम के। सी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 250 से 300 ग्राम के आसपास का मानव हृदय का वेट होता है। महिलाओं में खास करके 250 से 300 ग्राम का वजन होता है मानव हृदय का, और पुरुषों के हृदय का वजन 300 से 350 जीएम के आसपास का होता है। ओके, 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ह्यूमन हार्ट हैविंग हाउ मेनी चैम्बर्स? कितने चैम्बर्स होते हैं भाई? तो 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 2 अपर जो है चैम्बर होते हैं और 2 लोअर चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर टोटल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, जिन्होंने सी लगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लेंथ ऑफ ह्यूमन हार्ट यानी मानव हृदय की लंबाई कितनी है? ये सब मैंने प्रश्न बताए थे। तो ह्यूमन हार्ट की लंबाई की अगर बात की है तो 12 सेंटीमीटर के आसपास, लगभग 11-12 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पर 13, तो लगभग 12 सेंटीमीटर जिन्होंने लगाया उनका करेक्ट होगा। लंबा होता है और लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा मानव हृदय की लंबाई, मतलब की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और लंबाई 12 सेंटीमीटर से 13 सेंटीमीटर के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका ही करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर पर देखिएगा, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड केम टू द हार्ट? यानी कि शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता है? फटाफट से बताइएगा। त्वचा से खून कब बताया, प्रश्न क्या होगा? शरीर के किस अंग से रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में आता? तो फेफड़ों से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, लंग्स। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? व्हेन, प्रश्न दिया हुआ कि व्हेन ब्लड कम आउट द स्किन, यानी कि त्वचा से खून कब निकल सकता है? त्वचा से खून कटने पर निकल सकता है भाई, ठीक है। तनाव आने पर आपकी त्वचा से खून नहीं निकलेगा, मोच आने पर आपकी त्वचा से खून नहीं निकलेगा, दबाव आने पर भी नहीं निकलेगा। जब आप की त्वचा कहीं पर कट जाती है तो आपकी त्वचा से खून निकलता है। सभी लोगों ने किया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, विच मेडिसिन इज गिवन टू द, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच मेडिसिन इज गिवन टू द अफेक्टेड पर्सन फॉर इमीडिएट रिलीफ इन केस ऑफ हार्ट अटैक? बताएं। 27 नंबर प्रश्न है कि दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। दिल का दौरा आने पर प्रभावित व्यक्ति को कौन सी दवा तत्काल आराम के लिए दी जाती है? तो वो दवा है आपकी एस्पिरिन। एस्पिरिन वह दवा होती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ये आप दर्द है आपके शरीर में, बुखार है या हार्ट अटैक आया है, कैंसर जैसी जो बीमारियां होती है उसमें एस्पिरिन नामक दवा दी जाती है और उसमें आराम मिलता है। हार्ट अटैक में खास करके दवा इंपॉर्टेंट मानी जा सकती है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। पैरासीटामोल तो आप लोग जानते होंगे। इसी प्रकार से रिवाइटल, लिम्सी, ये सब गूगल करेंगे तो आपको सारी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हाट कैन केसेस ब्लीडिंग इन द ब्रेन, यानी मस्तिष्क में रक्त स्राव का क्या कारण हो सकता है? तो भाई मस्तिष्क में रक्त स्राव के कारण की बात की तो स्ट्रोक के कारण से, खास करके स्ट्रोक के कारण से मस्तिष्क में रक्त स्राव हो सकता है। ओके, आगे प्रश्न देखिएगा, 29 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, वाउंड क्रिएटेड बाई मतलब कि इंस्ट्रिंग अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, यानी नुकीली चीज घुसने से होने वाला घाव क्या कहलाता है? जब नुकीली चीज हमारे शरीर में घुस जाती है या जो त्वचा में घुस जाती है तो उसको हम पंक्चर घाव कहते हैं। पंक्चर कहते हैं कि ट्यूबिया जब पंक्चर हो जाती है साइकिल आकर देखते हो नहीं घुस जाए, जैसे ट्यूब में कांटा घुस गया तो पंक्चर हो गया। तो इसी प्रकार शरीर में जब कोई नुकीली चीज से कांटा चुभ गया तो पंक्चर घाव हो गया, ठीक है, पंक्चर वाउंड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो, जिन्होंने डी लगाया होगा करेक्ट आंसर होगा। 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अ वाउंड केस्ड बाई शार्प ऑब्जेक्ट, यानी कि धारदार वस्तु से होने वाला घाव। कोई धारदार वस्तु इससे जब घाव होती तो उसको हम लैसरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैसरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने लगाया लैसरेशन उनका करेक्ट आंसर, 1 नंबर उनको मिल गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था बाबू, प्रश्न था कि एक्सिलरी इंजरी इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अक्ष तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? बताने का प्रयास करेंगे। अक्षा तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है? तो छाती से। लगभग आप देखते हैं छाती यानी कि कंधे या हाथ के आसपास का एरिया, या छाती लगभग सीना का जो एरिया होता है वहां से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। जिन छात्र छात्रों ने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इफ द वाउंड इज ब्लीडिंग हाउ डू स्टॉप इट,
यानी कि यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार से रोकना चाहिए, किस प्रकार से घाव को रोका जाए। तो भाई बर्फ अगर लगा देंगे घाव पर तो ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है, रुक जाती है। ये ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, हालांकि साफ कपड़े से दबाव देने पर भी और पानी जो है डालने पर भी कहीं ना कहीं ब्लीडिंग रुकती है, लेकिन जितना बर्फ डालने से रुकती है उतना किसी के डालने से नहीं। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बर्फ लगाकर। जिन्होंने लगाया करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। वो प्रश्न क्या है? इंजरी केस्ड बाई बेइंग हिट बाई टू हैवी ऑब्जेक्ट, यानी दो भारी वस्तुओं से दबने से होने वाली जो इंजरी होती है, दो भारी वस्तुओं से दबने वाली जो इंजरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेहोशी या क्रैश इंजरी या पल्मोनरी या स्ट्रोक कहते हैं उसको हम। तो जब जो दो भारी वस्तुओं से दबने वाली जो इंजरी होती है उसको हम क्रैश इंजरी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 34 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाउंड कैटेगरी, निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है? फ्रैक्चर, या सॉरी हाँ, ये फ्रैक्चर जो होता है घाव नहीं होता है, फ्रैक्चर टूटने को बोलते हैं, हड्डी वगैरह के टूटने को, बोन को। तो एक प्रकार से एब्रेशन, इंसीजन, लेसरेशन, ये सब घाव होते हैं खास करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने लगा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है द नंबर ऑफ बोन्स इन द एडल्ट ह्यूमन इज, वयस्क मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। ये प्रश्न सभी छात्र छात्राओं को पता होगी लगभग। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न था कि ज्वाइंट आर डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इन रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है? रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया? भाई फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो 3 वर्गों में, देयर आर द डिवाइडेड इन द पार्ट ऑफ 3। तो रचना के आधार पर जोड़ों को 3 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंज ज्वाइंट इज आल्सो नोन एज, हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, हिंज संधि को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कब्जेदार संधि, कब्जेदार संधि के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस मसल्स आर क्लासिफाइड इन टू हाउ मेनी क्लासेस। बताएं, कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है? तो भाई कार्य के आधार पर मांसपेशी को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। देयर आर 5, ठीक है, 5 प्रकार का। 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द मसल्स दैट वर्क्स कंटिन्यूअसली विदाउट गेटिंग टायर्ड इज नोन एज, वो पेशी, 39 नंबर प्रश्न है, वो पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य करती रहती है किस नाम से जानी जाती है? अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, हृदय पेशी, 3 प्रकार की पेशियां। तो इनमें से कौन सी पेशी है? तो जो हृदय पेशी होती है बिना थके कार्य करती है। आप लोग देखते हैं हमेशा से धड़कनें चलती रहती हैं, और धड़कन जब रुक जाएगी तो आप परलोक सिधारेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, हृदय पेशी तो आपको कॉमन सी बात है। तो ये प्रश्न भी लगभग सभी का हो गया होगा। 40वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लगभग बहुत सारे प्रश्न जो आपके कॉमन कहीं ना कहीं पे जो है नॉलेज पर डिपेंड करते थे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रैक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रैक्चर इन विच द बोन कम्स आउट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग इट। प्रश्न है कि ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल जाती हड्डी, और उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको किस प्रकार का फ्रैक्चर कहते हैं? तो ऐसे फ्रैक्चर जिनमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर भी निकल जाती है हड्डी, तो उस प्रकार के जो फ्रैक्चर होता है उसको हम संयुक्त फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। ओपन और कंपाउंड फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी, ओके, संयुक्त फ्रैक्चर। 41 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन जो है फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन नोन एज, बच्चों में अधिकांशतः होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को साधारण फ्रैक्चर कहते हैं हम, सिंपल फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 42 नंबर प्रश्न है, व्हिच टाइप ऑफ मसल्स कैरीज मोस्ट ऑफ द बॉडी वेट। बताएं, शरीर का अधिकतम वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण से होता है? तो कंकाल पे सभी को पता होगा, ठीक है, स्केलेटन मसल्स। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने लगाया सी, करेक्ट आंसर हुआ उनका, 1 नंबर मिला।
अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द शोल्डर ज्वाइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वाइंट। कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, बताने का प्रयास करिएगा, सभी लोग बताइएगा। कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है भाई, तो बाल एवं साकेट संधि प्रकार का जोड़ है। बाल एवं साकेट ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट पर जिन्होंने ये लगाया करेक्ट आंसर उन सभी का छात्रों का हमारे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस प्रकार से कोई यूट्यूब चैनल पर आप नहीं देख पाएंगे लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट, चाहे बीए से हो, बीएससी में हो, बीकॉम में हो, बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस में हो, सभी से संबंधित आप देखते होंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाया जाता है शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा, और लगातार बीए से संबंधित जो क्लासेस होती है चलाई जाती है। आप लोग हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए, और जो भी यूनिवर्सिटी से आपके पेपर हो रहे हैं सभी का प्लेलिस्ट मैंने प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो बना रखी है, ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के भी और लिखित के भी, तो दोनों वाले छात्र हमारे देख लीजिएगा। जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर देखें, जिनकी लिखित हो रही हो लिखित देख लीजिएगा। 3-3 4-4 मॉडल पेपर है, देख लेंगे। आपके एग्जाम में सारे के सारे प्रश्न वहीं से आएंगे, आप देख सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपके समक्ष जो है रखे हैं। ओके, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ, उसके बाद में मैं क्लास को पुनः प्रारंभ करता हूँ। तो निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, फटाफट से बताने का प्रयास करेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी, बताइएगा फटाफट से बताने का प्रयास करें। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से बताइएगा, एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, सभी प्रश्न के उत्तर को मिला लीजिएगा आप सभी लोग। ओके, चलिए, निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो कौन सा करता है भाई सारी गतिविधियों को, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। ऑप्शन नंबर कौन दिया भैया, ऑप्शन नंबर सी में दिया नर्वस सिस्टम। जिन्होंने सी लगाया नर्वस सिस्टम, करेक्ट आंसर हुआ। 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज हाइपोथैलेमस विच कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। प्रश्न है हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, यह कहाँ पाया जाता है, लीवर में, पैनक्रियाज में, थायराइड में, मस्तिष्क में, सभी को पता होगा ब्रेन में पाया जाता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने भी डी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, व्हिच वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। प्रश्न है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई हम न्यूरॉन को कहते हैं। किसको, न्यूरॉन को। ऑप्शन नंबर ए में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। न्यूरॉन कितनी तरह के होते हैं, न्यूरॉन आर हाउ मेनी टाइप्स। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं न्यूरॉन्स। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, फर्स्ट संवेदी, दूसरे मोटर और तीसरे रिले। ठीक है, तो रिले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और संवेदी न्यूरॉन्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, यानी कि इनमें से कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है, फटाफट से बताएंगे। देखिए, तो मस्तिष्क का भाग आप देखें सेरेब्रम, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम, ये सब है। नेफ्रॉन जो होता है ये मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में दिया, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 49 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, प्रश्न क्या दिया हुआ है बाबू, प्रश्न दिया हुआ है कि इफ अ पर्सन फेंट्स ड्यू टू जो है लो शुगर, व्हाट शुड ही फीड और ड्रिंक इन फर्स्ट एड। यानी अगर कोई व्यक्ति निम्न शर्करा के कारण बेहोश हो जाता है तो उसे प्राथमिक उपचार में क्या खिलाना या पिलाना चाहिए, तो भाई उसको ग्लूकोज वगैरह देंगे या फ्रक्टोज वगैरह, तो जाहिर सी बात सही रहेगा। अगला प्रश्न, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेड इंजरी। निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है इनमें से, तो सिर की चोट इनमें से कौन सी नहीं भाई, निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है। स्ट्रेन जो है सिर की चोट नहीं है, बाकी इसमें सभी सिर की चोट हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 51 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव शरीर का आहार नाल लगभग कितना लंबा होता है, हाउ लॉन्ग इज ह्यूमन जो है एलिमिनेटरी कैनल। तो मानव का जो संपूर्ण आहार नाल होता है वो कितना लंबा होता है, तो लगभग 9 मीटर लंबा होता है। ये सब मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच वन जो है मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है,
तो कौन सा अंग है भाई? वो अग्न्याशय जो होता है, पैनक्रियाज जो होता है, ये शुगर का एक प्रकार से जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि किन अंग को या किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं? बताइए, सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री किस अंग को कहते हैं? लीवर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लीवर को। ऑप्शन नंबर इसमें बी में दिया, लीवर करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न अंग्रेजी में आपसे कह रहा है कि विच ऑर्गन्स इज नोन एज लार्जेस्ट केमिकल फैक्ट्री इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड लीवर। ओके, अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच जो है न्यूट्रिएंट्स इज माइनरली डेफिशिएंट इन द बॉडी ड्यू टू जो है डायरिया। दस्त की वजह से शरीर में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है भाई? तो भाई जब दस्त की वजह से आप देखते हैं शरीर में पानी की कमी हो जाती है, खास करके किसकी? वाटर की कमी हो जाती है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 55 नंबर प्रश्न यानी कि 55। हाउ मच वाटर शुड बी गिवन टू अ चाइल्ड above 10 years of affected by diarrhea each time he has loose stool? यानी कि दस्त से प्रभावित 10 साल से अधिक उम्र का बच्चा जब भी ढीला मल करे तो उसे बार बार कितना पानी देना चाहिए? 100 ml के आसपास। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 56 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भोजन विषाक्तता से व्यक्ति कौन सा अंग सबसे प्रभावित होता है? तो विच पार्ट ऑफ द पर्सन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय फूड पॉइजनिंग? बताने का प्रयास करेंगे। सब प्रश्न है कि भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो पाचन तंत्र जो होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है सबसे अधिक प्रभावित होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मेरे भाई कि आउटर लेयर ऑफ स्किन नोन है, यानी त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो त्वचा की बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं त्वचा की बाहरी परत को। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट टाइप ऑफ बर्न इज जो है बर्निंग फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन? यानी सूर्य की पराबैंगनी किरणों से जलना किस प्रकार का बर्न है? तो ये भाई देखिए सन बर्न ही है। ऑप्शन बी में ही दिया, सन बर्न करेक्ट आंसर होगा। इसी को रेडिएशन, अगर सन बर्न एग्जाम में ना देता, सन बर्न के स्थान पर रेडिएशन बर्न दे देता तो भी आपका वही करेक्ट आंसर होता है, रेडिएशन बर्न। ओके, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने बी लगाया उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 59 नंबर यानी 59 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग नए देख रहे हैं हमारे साथ। मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहा हूँ फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का, बीए बीएससी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स का एक क्वेश्चन पेपर है जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय का है, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, बीएचयू वगैरह है, फिर जो है डीयू हो गया, राजस्थान यूनिवर्सिटी होगा, बिहार यूनिवर्सिटी होगा, या फिर जो भी यूनिवर्सिटी के पेपर अभी नहीं हुई है, मेरठ यूनिवर्सिटी होगा, आगरा यूनिवर्सिटी होगा, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी होगा, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए महत्वपूर्ण होगा ये फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का जो सॉल्व पेपर मैं करवा रहा हूँ। निर्जलीकरण या गर्मी के कारण से होने वाली थकावट को क्या कहते हैं? जो है एक्सहेशन, मतलब कि हैसन केस्ड बाई डायरिया, मतलब कि जो है डिहाइड्रेशन और हीट कॉल्ड। बताएं, प्रश्न कर रहा है निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली थकावट को हम क्या कहते हैं? जो है एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 60 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर एक्सीडिंग 98.6 फ़ारेनहाइट इज कॉल्ड? शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट से अधिक होने की स्थिति क्या कहलाती है? तो बुखार ही कहलाती, फीवर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि द पॉइजन कैन इंटर इन द बॉडी थ्रू विच मीन्स? जहर शरीर में किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? बताएं, जहर जो होता है शरीर में किन माध्यमों से प्रवेश कर सकता है? तो निगलने से भी आप उसको मतलब कि निगल जाएं, स्वेलिंग से भी हो सकता है, सूंघ ले तो भी जहर फैल सकता है, त्वचा के माध्यम से भी, ऑल ऑफ द सभी माध्यम से। ये सब मैंने बताया था। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, जिन्होंने भी ये डी लगाया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 62 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉक्सिक? यानी कि निम्न में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती है? लॉन्ड्री पाउडर विषाक्त है, फर्नीचर पॉलिश ये भी विषाक्त हो सकती है, कीटनाशक ये भी, मीठा पानी जो होता है विषाक्त नहीं होता, स्वीट वाटर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। हो सकता है विषाक्त, तो हो सकता है। वैसे फर्नीचर पॉलिश
नहीं हो सकती, लेकिन मीठा पानी ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर सही है फ्रेश वाटर जो होता है विषाक्त नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर आप उसको लेंगे तो विषाक्त नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी आपके अंदर, मतलब पॉइजनिंग। ठीक, तो ये सब ध्यान रखिएगा, मीठा पानी बी ऑप्शन, या फिर सी या बी, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लेकिन बी ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, द ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल्स, स्लीपिंग पिल्स अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर में कौन से तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो भाई जब आप नींद की गोली बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि तो ये नशा करती है एक प्रकार से, ठीक है। तो खास करके प्रश्न कह रहा है कि अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर में कौन से तंत्र को प्रभावित करती हैं। नर्वस सिस्टम को ही प्रभावित करती है, नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन नंबर ए में दिया है, करेक्ट आंसर होगा ए वाला। अगला प्रश्न देखिएगा, 64 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता, यानी कि इन द लंग्स बिकम अनहेल्दी देन व्हाट इज नॉट अवेलेबल टू आवर बॉडी। बताने का प्रयास करेंगे। अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर को क्या उपलब्ध नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पाता है, O2 नहीं उपलब्ध हो पाता। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 65 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक जो है सब्सटेंस कैन इंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, यानी निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है। बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न बड़ा ही अच्छा है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है भाई। तो कौन सा विषैला पदार्थ है, तो ये मादक पेय पदार्थ जो होता है यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 66 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड यू वॉश योर हैंड्स विथ आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टू द जो है अफेक्टेड पर्सन, यानी कि प्रभावित व्यक्ति को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथ को किससे धोना चाहिए। तो भाई साबुन से मिले तो उससे धो ले, हैंड वॉश मिले उससे धो ले, सैनिटाइजर किसी से भी धो ले। इनमें से जो भी उपाय अवेलेबल हो, विच इज अवेलेबल, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई। प्रश्न क्या आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 66 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड यू वॉश योर हैंड्स विथ आफ्टर गिविंग फर्स्ट एड टू अफेक्टेड। ये तो हो गया, इनमें से सभी जो भी उपलब्ध हो। 66 यानी कि 67, प्रश्न नंबर 67 यानी कि लगभग आपका 67 नंबर प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग, ठीक है। प्रश्न क्या है, व्हाट टू डू इफ देयर इज इचिंग ड्यू टू इंसेक्ट बाइट्स, यानी कीड़े के काटने पर यदि खुजली हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो कीड़े के काटने पर अगर खुजली हो रही है मेरे भाई, तो आपको क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बेकिंग सोडा पेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा। 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, सभी लोग देखिएगा। 68 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है, ठीक है, देखिएगा सभी लोग। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि ड्यू टू स्नेक बाइट द कलर ऑफ द बॉडी ऑक्योर्स, यानी कि सर्पदंश के से शरीर का रंग होने लगता है। जब सांप काट लेता है तो उससे शरीर का रंग होने लगता है, कैसा। तो भाई जाहिर सी बात है काला पड़ने लगता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ब्लैक। अगला प्रश्न देखिएगा। 69 नंबर प्रश्न है, 69 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एड शुड बी डन इन केस ऑफ एन एनिमल बाइट, यानी जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा पहले करनी चाहिए। तो जानवर के काटने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, घाव को साबुन से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ चीज़ करें। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, वॉश वाउंड विथ सॉप। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 70 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 70 नंबर, हाउ मेनी सेंसरी ऑर्गन्स आर दियर मेनली इन आवर बॉडी, मतलब मेनली मतलब प्रमुख, हमारे शरीर में मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कितने संवेदी अंग हैं। तो हमारे शरीर में प्रमुख रूप से मुख्य रूप से 5 संवेदी अंग हैं। आप सभी को पता होंगे शायद। संवेदी अंग आपको नहीं शायद, मतलब कि सेंसरी ऑर्गन्स तो कुछ लोगों को तो पता ही होंगे, सभी को लगभग पता होने चाहिए। बी ऑप्शन होगा, 5 होते हैं। कौन कौन से, जैसे हो गया आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नीक जो है नाक और कान, जीभ और त्वचा, ये क्या होते हैं,
ये सब सेंसरी जो ऑर्गन्स होते हैं यही होते हैं। ठीक, 5। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये 5, जिन्होंने 5 लगाया उन सभी का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 71 नंबर पर सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आ चुका है कि कौन संवेदी अंग नहीं है, विच इज नॉट सेंसरी ऑर्गन्स, इनमें से। तो मैंने बताया था, देखिए आंख है, नाक है, कान है, ये तीनों तो हैं, इसके अलावा जीभ है और त्वचा है। गला नहीं होता है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थ्रोट यानी गला जो होता है ये सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 72 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है कि व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड, यानी आंख के पारदर्शी हिस्से को क्या कहते हैं। तो आंख के पारदर्शी हिस्से को हम क्या कहते हैं भाई, कॉर्निया कहते हैं। आंख के पारदर्शी हिस्से को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्र छात्रों ने ये लगाया उन सभी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 73 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हिच पार्ट ऑफ द आईज सेंड्स द पिक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन, यानी कि आंख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिष्क को भेजता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, आंख का कौन सा हिस्सा देखी गई वस्तु का चित्र मस्तिष्क को भेजता है। तो रेटिना जो होती है वही ऐसा करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, रेटिना। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर। 74 नंबर प्रश्न है कि अपार्ट फ्रॉम हियरिंग व्हाट एल्स डज द ईयर डू फॉर द ह्यूमन बॉडी। कान सुनने के अलावा मानव शरीर के लिए और क्या काम करता है। तो कान जो होता है सुनने के अलावा संतुलन भी बनाता है शरीर का, टू बैलेंस। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 75 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है कि व्हाट इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड विच इज अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड। प्रश्न है कि कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं जो सिर के किनारे से जुड़ा हुआ होता है। तो कान के बाहरी भाग या बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं जो सिर के किनारे से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया पिन्ना, पिन्ना इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, 76 नंबर प्रश्न आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। एक बार सभी लोग, जितने लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं बता रहा हूं एकदम से, ठीक है। और आप सभी लोगों को बहुत आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट हमेशा ऐसा करता है, पहले सर्वप्रथम आपको हल करके पेपर देता है, बाद में बहुत सारे लोग जो है इसको देख करके बहुत सारे लोग जो है इधर उधर अपलोड करेंगे, तो वो बात का मैटर है। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा ही इस पेपर को सॉल्व करवाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इन विच पार्ट ऑफ द ईयर आर द सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। फटाफट से देखिए, कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती, फटाफट से बताइएगा, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा, 76 का। कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं, तो आंतरिक कान में। एक प्रश्न आपका जो है इससे हो जाता। देखिए, कान सुनने के अलावा कौन से काम करते हैं, ये प्रश्न पूछा गया था 74 में, तो आप बताते संतुलन बनाना। तो यहाँ अगर इस प्रश्न को इसीलिए कहा जाता है पहले कि पेपर को पूरा पढ़ ले, क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं पेपर में दिए जाते हैं, ताकि वो कुछ क्वेश्चंस के हिसाब से ही पता चल जाते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में था, तो उसी प्रकार से ये होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब क्वेश्चन से ही आंसर आपको मिल जाते हैं कुछ। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, 77 नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सभी को पता होगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है भाई, त्वचा जो होता है, त्वचा यानी स्किन जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा अंग है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न है, यानी कि 78 नंबर है, व्हाट ऑब्जेक्ट कैन इंटर द स्किन एंड इंजरी या इंज्योर द स्किन, यानी कैसी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती हैं, बताइएगा। तो भाई देखिए, शीशा भी ऐसा कर सकता है, बिल्कुल, कील भी ऐसा कर सकती है, कांटा भी ऐसा कर सकता है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑल ऑफ द। तो बहुत सहज प्रश्न था ये तो। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत सारे इस प्रकार से लगभग 10 से 12 प्रश्न एकदम से सरल दिए थे, जाकि सभी लोग कर ले। ठीक है, बस 12-15 क्वेश्चन ही आपको अच्छे कर लेने होते हैं, बस आप पास हो जाएंगे इसमें। ठीक है, लगभग 33% पासिंग मार्क होती है। 33 क्वेश्चन अगर आपका सही है इनमें से तो आप पास हो, माइनस मार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये बात तो तुक्का खूब झुरवा लगाए होंगे आप लोग। देखिए 79 नंबर प्रश्न है, व्हाट आर द केसेस ऑफ द हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रेन, यानी बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, प्रश्न बड़ा ही अच्छा है। प्रश्न है कि बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण के क्या कारण है। अत्यधिक गर्मी जब पड़ती तो बच्चों में क्या हो जाता है,
एक्सट्रीम हीट के कारण से बच्चों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन द टास्क फोर्स सेट अप बाय द स्कूल फॉर फर्स्ट एड। स्कूल के द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के लिए बच्चे मतलब बनाए गए टास्क फोर्स में शामिल नहीं करना चाहिए किसे? चिकित्सा केंद्र के डॉक्टर को शामिल करना चाहिए। बैंक देखिए जो है बैंक मैनेजर का यहाँ पर कोई विशेष काम होना नहीं चाहिए। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक और स्कूल के जो कनिष्ठ यानी कि जो जूनियर और सीनियर टीचर हैं उनको, और जो मेडिकल सेंटर के डॉक्टर हैं एक उनको, इन तीनों को शामिल कर लें। बैंक मैनेजर को कोई आवश्यकता नहीं शामिल करने की, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, बैंक मैनेजर। ठीक है, इसको भी आप लोगों ने कर लिया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। 81 नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, विच फैक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर रोड एक्सीडेंट इन इंडिया। यानी भारत में सड़क दुर्घटना के लिए कौन से कारण ज़्यादा जिम्मेदार हैं, बताइएगा। तो यांत्रिक कारण भी ज़्यादा जिम्मेदार हैं और मानवीय कारण भी, दोनों, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी दोनों, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा सभी लोग। 82 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है भाई, प्रश्न है कि इन विच एज ग्रुप द रोड ट्रैफिक इंजरीज आर द लोडिंग केसेस ऑफ डेथ। बताएं, लोडिंग बोल रहा हूँ, लीडिंग, यानी किस आयु वर्ग में सड़क यातायात की चोटें मृत्यु का प्रमुख कारण है। देखिए 15 से 29 जो उम्र होती है इसमें खास करके लोग ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और रोड एक्सीडेंट में मृत्यु होती है। ऑप्शन नंबर इसका भी 15 से 29 आयु वर्ग के बच्चे। 83 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डिस्ट्रेस इन इंडिया। भारत में आपदाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है, बताएं। तो भारत में आपदाओं की प्रबंधन की जिम्मेदारी जो होती है ये केंद्र सरकार की होती है। किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। एक संस्था है NDMA, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जिम्मेदारी होती है, जो भारत में आपदाओं का प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है, जो कि केंद्र सरकार के अंडर में होती है। 84 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में नोडल मंत्रालय कौन है। यानी हु इज़ द नोडल मिनिस्ट्री इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज। बताएं। तो प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार में जो नोडल मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय होता है। कौन है? गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिजास्टर्स अराइज ड्यू टू द अर्थ क्विक आर कॉल्ड। वो आपदाएं जो भूकंप से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम भूभौतिकीय संबंधित आपदाएं कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल रिलेटेड डिजास्टर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन अ बॉडी इज अनेबल टू ब्रीथ आफ्टर बर्थ देन व्हाट वी शुड डू। यानी अगर बच्चा जन्म होने पर सांस नहीं ले पा रहा है तो क्या करना चाहिए? तो शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसके सीने को रगड़ना चाहिए, चेस्ट रबिंग करनी चाहिए। ठीक है, यानी उसकी छाती को रगड़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो बच्चा सांस लेने के लिए एक प्रकार से कहने के लिए उद्वत हो सकेगा। तो छाती को रगड़े, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, बाकी इसका जो भी देख लीजिएगा। हालांकि होना ही 90% आशा यही है, एक ही। ओके, 87 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एट व्हाट एज सेक्स एजुकेशन इज नेसेसरी। यौन शिक्षा किस उम्र में जरूरी होती है? तो भाई बाल्यावस्था से यौन शिक्षा, चाइल्डहुड, लगभग जो है 9 से लेकर के 12-15 साल के जो बच्चे होते हैं, इनको इतने समय में आपको 8-9 साल से अगर यौन एजुकेशन दिया जाए, शिक्षा दिया जाए, तो ये ज़्यादा बेटर होता है, ताकि बच्चों में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वो गलत तरीके से कोई चीज़ ना कर पाएँ। ठीक, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 88 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, व्हाट डिसीजेस कैन प्रिवेंटेड बाई प्रॉपर सेक्स एजुकेशन। यानी सही यौन शिक्षा किन रोगों को रोकने में मदद कर सकती है? तो भाई HIV संक्रमण संबंधित जो रोग होते हैं, उनसे संबंधित जो है रिलेटेड जो रोग होते हैं, उनको हम रोक सकते हैं अगर हम यौन शिक्षा के बारे में जो है बच्चों को समझाएं, बताएं। तो 89 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि व्हेन ऑर्गन्स फिल्टर्स ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? सभी को पता होगा कौन सा अंग फिल्टर करता है भाई? मानव शरीर में खून को कौन सा अंग फिल्टर करता है? तो फेफड़े जो होते हैं, लंग्स, ये फिल्टर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया भाई,
90 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है व्हिच ऑर्गन्स या व्हिच ऑर्गन मेक्स यूरिन बाई फिल्टरिंग वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। प्रश्न है कि कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छानकर मूत्र बनाता है? लंग्स ऐसा करते हैं, फेफड़े यानी कि हार्ट करते हैं, हृदय, किडनी यानी किडनी, स्टोमक यानी पेट। बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा अंग रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त पानी को छान करके मूत्र बनाते हैं? तो किडनी यह काम करती है, किडनी करती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर, किडनी का यह कार्य होता है। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर 90 का। जिन छात्र छात्रों ने सी लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1 नंबर उनको मिल गया होगा। 91 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। द प्रोसेस बाई विच जो है मतलब कि ऑर्गेनिज्म इंक्रीज दियर नंबर्स इज कॉल्ड। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे क्या कहते हैं? बताइए। मतलब कि रिप्रोडक्शन या रेस्पिरेशन या फिर डिहाइड्रेशन या हीटिंग, प्रजनन, श्वसन, निर्जलीकरण या ऊष्मीकरण। जिस प्रक्रिया के द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस प्रक्रिया को हम प्रजनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। 92 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 92 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा कि विच ऑर्गन प्रोड्यूस स्पर्म एंड प्रोड्यूसेस द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न शुक्राणुओं का निर्माण और नर हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन की उत्पत्ति कौन सा अंग करता है? तो ये भाई टेस्टिस ही करता है। टेस्टिस माने वृषण, जो वृषण होता है वही करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 93 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिएगा सभी छात्र छात्र, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं हमारे छात्र छात्र हैं, नए हैं, बीए में है, बीएससी में, बीकॉम में, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ या इसी प्रकार से जो भी को करिकुलर कोर्स होता है उन सभी के क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर में देने का प्रयास करता हूँ। आने वाले समय में थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर सभी के जो अनिवार्य प्रश्न पत्र होंगे सभी को आपको इसी प्रकार सॉल्व करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ओके, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। निम्न में से कौन नर प्रजनन का तंत्र अंग नहीं है? बताएंगे। तो भाई देखिए, आदिवृषण ये नर का है, शुक्रवाहिका भी है, प्रोस्टेट भी है, ये सब नर के प्रजनन तंत्र के अंग होते हैं, नर प्रजनन तंत्र के। जबकि फेलोपियन ट्यूब जो होती है, फेलोपियन नालिका, ये मादा प्रजनन तंत्र का अंग होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यही पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। 94 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट चेंजेस एक्यूर इन बॉयज एंड गर्ल्स ड्यूरिंग जो है पुबरेटी। बताने का प्रयास करें। युवा अवस्था में लड़के और लड़कियों में कौन से बदलाव आते हैं? तो भाई शारीरिक बदलाव के साथ ही साथ युवा अवस्था में मानसिक और सामाजिक बदलाव भी आते हैं। खास करके आता तो फिजिकली बदलाव है, क्योंकि स्तन लड़कियों के थोड़े बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अब नितंबों का बढ़ना हो गया। ठीक है, बच्चों में आप देखते हैं लड़कियों के बाल जो होते हैं ज़्यादा तेज बढ़ते हैं, आवाज़ें पतली हो जाती हैं। लड़कों के आवाज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं पे क्या हो जाती हैं, लड़कों की आवाज़ें फटी फटी हो जाती हैं, उनका कंठ फूट जाता है। इसके अलावा क्या हो जाता है, इसके अलावा बच्चों में आप देखते होंगे जो शरीर पर बाल उगने लगते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो इस प्रकार से आप देखते हैं, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से और मानसिक रूप से भी जो है तमाम प्रकार के चेंजमेंट होते हैं और सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब तो ऑप्शन नंबर इसका डी लगाना ज़्यादा बेटर होगा, ऑल ऑफ द वेब। ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 95 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या दिया हुआ, विच जो है हार्मोन केसेस चेंजेस इन जो है बॉयज ड्यूरिंग पॉवर्टी, यानी युवावस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से होते हैं? तो भाई जब आप देखते हैं, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि युवावस्था में लड़के जो है, प्रश्न क्या है, युवावस्था में लड़कों में होने वाले परिवर्तन किस हार्मोन की वजह से होते हैं? तो जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन होता है, इसी हार्मोन के कारण से लड़कों में होने वाले परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट इज द जो है एवरेज एज ऑफ जो है प्यूबेरिटी इन बॉयज, यानी कि लड़कों में युवावस्था की औसत आयु क्या होती है? तो भाई युवावस्था की औसत आयु लड़कों में अगर खास करके बात की जाए तो 8 से 12 वर्ष के बीच की जो आयु होती है वही होती है। ठीक है, तो आप ज़्यादा सही बता सकते हैं 8 या 9 वर्ष, वैसे 12 वर्ष ज़्यादा बेटर रहेगा। औसत आयु 12 वर्ष लगाइएगा। ठीक है, 12 से युवावस्था की आयु 12 वर्ष लगा दीजिएगा। ठीक है, 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ज़्यादा सही है। अगला प्रश्न आप देखिएगा। शुरुआत तो 8 ही साल 9 साल से हो जाते हैं, लेकिन
12 साल, आज के परिप्रेक्ष्य में 12 साल ज़्यादा बेटर है। 97 नंबर प्रश्न है, इन विच फॉलोइंग सेक्सुअल जो है ट्रांसमिटेड डिसीजेज, यानी निम्न में से कौन यौन संचालित रोग है, बताने का प्रयास करेंगे। तो भाई पक्षापात नहीं, जो इनमें से आप देखिएगा जो मतलब कि कौन सा यौन संचालित रोग है, जो हार्पीज रोग होता है ये यौन संचालित रोग है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 98 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे। 98 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हिच सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अटैक्ड बाय द HIV वायरस, यानी कि HIV वायरस मानव शरीर के किस प्रणाली पर हमला करता है। तो भाई प्रतिरक्षा प्रणाली पर, इम्यूनिटी सिस्टम पर ये हमला करता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, HIV वायरस जो होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 99 नंबर प्रश्न यानी कि 99 नंबर प्रश्न है, हीमोग्लोबिन लेवल इन मेल, यानी कि पुरुष में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होता है। तो 10 से 13 GM प्रति जो है DI। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 10 से 13 यानी 10 to 13। 100वां यानी लास्ट नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो है प्रश्न दिया है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, यानी गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो भाई नेफ्रॉन जो होता है ये गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्नों के उत्तर को देखा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, फर्स्ट एड एंड हेल्थ के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जो जिस यूनिवर्सिटी की परीक्षा उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से लगभग 60% प्रश्न आने की संभावना रहेगी। जल्दी मैं गर्ल्स वाला जो पेपर हुआ उसको भी सॉल्व करवा दूंगा, आप परेशान ना होइएगा, उसके 30 क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं मैं कि इंग्लिश का भी क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, मैं इसको भी आपके समक्ष दे दूंगा, आप इस पेपर को भी देख लीजिएगा। बेस सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश के लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण है, इंग्लिश पोएट्री से रिलेटेड है। ओके, इसके अलावा जो है आप प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है और जो है मैंने पढ़ा दिया था इसको, इसका सॉल्व क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का क्वेश्चन पेपर आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा। ओके, इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास का भी सेंड कर दीजिएगा, जो भी पेपर हो रहे हैं उन सभी का सेंड कर दीजिएगा। इकोनॉमिक्स का पेपर जो कल आपका लगा हुआ है उसके लिए हमने कम्युनिटी में 2 वीडियो शेयर कर दी, आप उन 2 वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर, BSc AG BSc होम साइंस सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षा और इसके अलावा 2023-24 में जो छात्र छात्राएं 25 में आएंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे ये लेक्चर्स और इनमें जो प्रश्न बताए गए हैं। ओके, चलिए धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।